अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। वीकेंड पर जब हमने प्रोग्राम किया तो उस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि उम्मीद की कोई किरण है, मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग शायद रुक सकती है, मुज़ाकरात की मेज़ सजने वाली है। पाकिस्तान बहुत एक्टिवली उस वक्त भी कोशिश कर रहा था, इस वक्त भी कर रहा है। मिस्र भी है, तुर्की भी है, ओमान भी है, दीगर ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं कि जंग रुके, लेकिन फ़रीक़ैन दोनों यानी अमरीका और ईरान दोनों ही मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बातें ज़रूर कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए जो बातचीत हो रही है उसमें पेशरफ्त हुई है, लेकिन वो पेशरफ्त क्या है? सिर्फ ये कि अब तक ईरान अमरीका दोनों ने एक दूसरे को शराइत अपनी भिजवाई हैं और उस पर जवाब दिया है। दोनों ने एक दूसरे की शराइत को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका एक तरफ अपने फ़ौजी भेजकर ज़मीनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। अमरीका कह रहा है कि वो तेल की तनसीबात पर हमला करेगा, वो बिजली घरों पर हमला करेगा, वो पानी की जो प्लांट हैं उन पर हमला करेगा, और यही जवाब ईरान की तरफ से भी मुतवक्किल है। जंग रुकवाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि पहले डी एस्केलेशन हो, लेकिन जिस वक्त मुज़ाकरात की मेज़ पाकिस्तान में सज रही थी उसी वक्त इसराइल के हमले जारी थे, इसराइल और अमेरिका के हमले जारी थे। और अब जिस जगह पे हम खड़े हैं, यानी वीकेंड पर जब हम ये कोशिश समझ रहे थे कि शायद जंग में कुछ कमी आएगी, डी एस्केलेशन होगी, इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि एक दूसरे की सनतों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने भी सनतों को निशाना बनाया है, इसराइल ने भी सनतों को, स्टील की सनत को निशाना बनाया। ईरान ने जो है एल्युमिनियम की सनत को निशाना बनाया। ग़ालिबन कतर में या सऊदी अरब में इस तरह के हमले उसने किए हैं। एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बना रहे हैं। ईरान की यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाया गया है और ईरान ने जवाबन बता दिया है कि अब कौन कौन से टारगेट हैं, इसराइली और अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ जिन पर हमला होगा। तो ये एक नया लेवल है जंग का। इसके बाद क्या बचता है, इस पर आज मेहमानों से अब बात करेंगे। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू है पाकिस्तान में मुज़ाकरात, और उन्होंने अपना मकसद भी इसमें बता दिया है कि वो ईरान में तेल के कुओं पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल सालिक साहब, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, जनाब मसूद खालिद साहब, आप सीनियर सफारतकार हैं, समरी सालिक साहब दिफाई तजज़ियाकार और बाबर अलाउद्दीन साहब भी दिफाई तजज़ियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों को बखूबी जानते हैं, इनके तजज़िये सुनते हैं। मेजर जनरल साहब, आप फरमाइए, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि वीकेंड तक की जो डेवलपमेंट थी शायद कोई ब्रेक थ्रू होगा, मुज़ाकरात की मेज़ पर फ़रीक़ैन बैठ जाएंगे, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत $200 तक पहुँचने वाली है और जंग जो है वो एक कदम आगे बढ़ चुकी है, उसका एक लेवल जो है दूसरा हो चुका है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जंग मज़ीद अब बढ़ने का ही इम्कान है, क्योंकि जहाँ तक आ चुकी है मुज़ाकरात की एक कोशिश नाकाम हो गई है अब तक जो कुछ हुआ? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वीकेंड पे ये होप थी कि शायद हमें कोई पॉजिटिव टर्म नजर आए इस जंग में, लेकिन चूंकि ये जो नेगोशिएशन, जो इनडायरेक्ट बातचीत चल रही थी, इस पे वॉरिंग पार्टी जितनी भी है, इजराइल, अमेरिका और ईरान, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो ये एक्सपेक्ट करना कि इनसे सडनली कोई ऐसा मतलब हॉस्टिलिटीज बंद हो सकती थी, वो तो मेरा ख्याल है एक टॉल ऑर्डर था। लेकिन ये तवक्को जरूर की जा रही थी कि शायद चीजें जो है वो रिकंसिलिएशन की तरफ जाए और मजीद इस पे आगे बेहतरीन नजर आना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका पहले दिन से अपने अहदाफ पूरे करने में फेल हो रहा है, और अमेरिका जो है वो उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्केल डाउन किया, और इस वक्त अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाना, जो कि वो बातचीत जरूर कर रहे हैं लेकिन उस पर वो वेंचर नहीं कर रहे या उसके ऊपर वो अगला स्टेप नहीं ले रहे। तो इस सिचुएशन में जैसे आपने कहा कि आगे मजीद जो जिस तरीके से टारगेटिंग हो रही है यूनिवर्सिटीज की और पावर हाउसेस की, और मैंने ये भी देखा है कि कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट को भी स्ट्राइक किया गया ईरान की तरफ से। सो जंग जो है वो मजीद एक नई शक्ल ले रही है। मेरे नजदीक अमेरिका और इजराइल इस वक्त प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। आपको पता है कि अमेरिका में 7 मिलियन लोग जो है वो सड़कों पे आए हैं तकरीबन तमाम स्टेट्स में, जो कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नो किंग मूवमेंट, कि ये जो बादशाहाना स्टाइल अमेरिका में अपनाया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उसके खिलाफ लोग निकले हैं। तो इस अमेरिका के तो इंटरेस्ट में जाहिर नजर नहीं आता कि इस जंग को तूल दिया जाए, लेकिन ये कि इजराइल के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, और नजर यही आ रहा है कि अब ये जंग जो है वो इमीडिएटली शायद ना रुके बल्कि कुछ अर्सा मजीद ये चले। ठीक, तो ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब, मजीद ये जंग चले,
कौन कौन से और अहदाफ रह जाते हैं? क्योंकि जहाँ तक जंग पहुँच चुकी है, अब तो ये कि बिजनेस सेंटर्स पर हमला हो, यूनिवर्सिटीज़ पर हमला हो, यानी अब तो ऑल आउट वॉर शुरू हो गई है। तो क्या इससे मकासद हासिल हो सकेंगे? अमेरिका एक जीती हुई जंग को ट्रंप साहब जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कामयाब हो पाएंगे वो? एक हारी हुई जंग को, माफ़ कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स जंग है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह की जंगें रुकवाना इतनी आसान भी नहीं होता। बंदे को थोड़ा पुरुमीद इसलिए रहना चाहिए कि जब कोशिशें हो रही हैं, और ये कोशिशें सिर्फ कोई पाकिस्तान के कहने पे नहीं हो रही, ज़ाहिर है ये 4 इस्लामी ममालिक जो ओआईसी के बड़े फ़हाल अरकान हैं, इनकी तरफ से कोशिश हो रही है, तो ज़ाहिर है इसमें अमेरिका और ईरान की रजामंदी बैक चैनल से तो है। और सर अगर ये तासुर लिया जाए, सॉरी यहाँ मैं अगर ये जानना चाहूँ कि ये तासुर लिया जाए कि इस गुफ्तगू के लिए अगर अमेरिका ने कोशिश नहीं की होती तो शायद ये मुल्क एक्टिव भी नहीं होते सारे, क्योंकि अमेरिका की कोशिश के बगैर तो नहीं हो सकता। जी, अमेरिका ने कोशिश न की होती या ईरान ने अगर इस पर रजामंदी जाहिर न की होती तो मुल्क एक्टिव न होते। पाकिस्तान जितना एक्टिवली जब से जंग शुरू हुई, बल्कि जंग शुरू होने से पहले से जिस तरीके से एक्टिवली इन्वॉल्व है, 2 दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की 1 घंटा से ज़्यादा ईरान के सदर से बातचीत हुई। अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनसे हमारे वज़ीर ख़ारजा की बातचीत हुई। ये सारे के सारे ममालिक, चारों ममालिक जो हैं वो उनके साथ एक्टिवली इंगेज है। चूँकि इस तरह के जो तनाज़ात होते हैं उनमें अब ये तो नहीं कह सकते कि फौरी तौर पे जंग बंद हो जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है कुछ बातचीत की तरफ आगे माहौल बन रहा है, कोई पेशरफ्त हो रही है। तभी अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चीन से भी इस सिलसिले में मशावरत करने के लिए वहाँ पर गए। तो ये सारे के, और चीन की आज बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट भी थी इस मुज़ाकरात के बारे में। चले, ये तो खैर मुज़ाकरात के बारे में आपने बात की कि जंग किस तरफ जाएगी। जी, जहाँ तक अहदाफ का ताल्लुक है, मैं जनरल समरेज की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ा हदफ रखा था ईरान में रजीम चेंज करने का, वो तो नहीं हो सका, वो हो भी नहीं सकता। अब अमेरिकी सदर अगर ये कहेंगे जी उन्होंने कुछ ईरान के 35-40 इम्पॉर्टेंट मजहबी रहनुमाओं को, फ़ौजी कमांडर्स को या सियासी रहनुमाओं को अगर उन्होंने शहीद कर दिया तो रजीम चेंज हो गया। रजीम चेंज सिर्फ शख्सियात का नाम नहीं होता, एक नज़रिया का नाम होता है। तो नज़रिया तो कायम है, आगे से मजबूत है, वो तो हो नहीं सका। अभी आप जब यूनिवर्सिटीज़ को, हस्पतालों को, बिजनेस सेंटर्स को, सनतों को निशाना बनाते हैं तो बेसिकली उससे आप पूरे के पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी कमर तोड़ना चाहते हैं और लोगों को सनहज में लाना चाहते हैं कि बिल्कुल आपके सामने घुटने टेक दे। मेरा ख्याल है ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से भी कम से कम जो नेशंस होती हैं उनको आप डिफीट नहीं कर सकते। ईरान के पास जवाबी कार्रवाई करने की, हम सब पता है, सलाहियत महदूद है। वो सिर्फ मिसाइल्स के ऊपर इन्हिसार करते हैं। चूँकि अमेरिका के ईरान के साथ बॉर्डर नहीं मिलता, अमेरिका का जो फ़ायदा है, इसराइल थोड़े फासले पर उसको टारगेट तो वो करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं वो ईरान कोशिश के बावजूद भी उस तरीके से नहीं कर पाता। लेकिन ये नहीं है कि ईरान को हाथ जोड़ के बैठ गया, और अगर उन्होंने, अमेरिका ने और इसराइल ईरान की तेल की तनसीबात को या तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाया तो जैसे आप फरमा रहे हैं, ज़ाहिर है जंग तो फिर रुकने वाली नहीं है। आज ख़बरों में आ रहा है कि यूएई ने कोई एक इंतहाई कदम उठा के वहाँ से ईरानियंस को निकलने का कह दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जंग की सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है, और इसलिए जंगें होती हैं, जंगों से कभी बेहतरी की उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल है, ईरान में रजीम चेंज नहीं हुआ तो अमेरिका के बड़े मकासद तो हल नहीं हुए ना, उनके मकासद हासिल तो नहीं हुए। उनको फेस सेविंग चाहिए। इसराइल एक स्पॉइलर के तौर पर पूरे सीन में मौजूद है, क्योंकि इसराइल से तो बातचीत ही कोई नहीं कर रहा। इसराइल के साथ तो किसी को बात करने का फ़ायदा नहीं है। कुछ सब जानते हैं कि अमेरिका मेन प्लेयर है। आल्दो ये भी लोगों की एक राय है और काफ़ी हद तक ठीक राय है कि इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू नहीं धकेला है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक शख्सियत है, पॉपुलिस्ट लीडर इस तरह ही होते हैं। सुबह एक स्टेटमेंट, शाम को कोई दूसरी स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। समरेज सालिक साहब ने कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये जंग सिर्फ 3 ममालिक या 5-6 ममालिक के नहीं है। इस जंग के इतने भयानक मौशरी असरात आ रहे हैं कि ये जंग पूरी दुनिया को किसी न किसी
से हवाले से अफेक्ट कर रही है। दुनिया में तेल और तवानाई का बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहा है, तजारत बड़ी बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। तो इस तरह के माहौल में ये सिर्फ इन चंद ममालिक के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता कि पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ले जाए। डेफिनेटली अगर ये सिलसिला इस तरीके से आगे चढ़ा तो फिर इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि बड़े बड़े दुनिया के ममालिक इनडायरेक्टली बीच में जरूर आएंगे। मेरे ख्याल में सर जब अगर हम इस पर दोबारा जब बात करेंगे तो इतनी गंभीर है, आगे चल के तो फिर और खराब हो सकती है इन ममालिक। तो इसलिए मैं समझता हूँ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उम्मीद है ये जंग रुकेगी। आपको आवाज आ रही है सर मेरी? बीच में ममालिक जो एक्टिव है मजीद अपना फाल किरदार अदा करें। जी जी, ये बाकी जो ममालिक हैं ये कुछ ना कुछ तो किरदार अदा कर। ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो ईरान को सपोर्ट हासिल है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, जो शायद इस जंग के बाद तरतीब पाए यहाँ पर। सर मसूद खालिद साहब, अगर हम देखें इन टर्म ऑफ डेवास्ट्रेशन, तबाही जो है वो तो बहुत हुई है ईरान के अंदर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मकासद हासिल करने में, जैसे कि दोनों मेहमानों ने कहा कि वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, लेकिन ईरान तो अपने मकासद हासिल करता नज़र आ रहा है। आबनाए हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है, टैक्स वो उस पर लगा चुका है। जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर अमरीकी अड्डे तकरीबन गैर फ़ाल हो चुके हैं। जो इसके एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो रेंज से बाहर खड़े में। तो अमेरिका तो इस जंग में हमें बहुत ज़्यादा लूज करता हुआ नज़र आ रहा है। कितने अरसे तक आलमी प्रेशर और इंटरनल प्रेशर अमेरिका बर्दाश्त कर पाएगा? जी शुक्रिया। देखिए मसूद साहब, बात यह है कि इस वक्त जो है दोनों तरफ जो है बहुत ही रिजिड पोजीशंस आपको नजर आएंगी, ईरान की भी और अमेरिका की। लेकिन अमेरिका के जो सदर हैं ट्रंप साहब, जो बयान दे रहे हैं उसमें जो एक कॉमन थ्रेड है वो ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि कोई मुआहदा हो जाए। और उन्होंने आज फिर ये कहा है कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से इस पे जो है वो पेशरफ्त हो रही है, वो कि ईरान इसको बिल्कुल डिनाई कर रहा है। लेकिन अब बात यह है कि ये जो है 4 ममालिक ये भी शामिल हो गए हैं, कल वज़ीर ख़ारजा जो है वो चीन भी जा रहे हैं। तो सारी कोशिशें तो हो रही हैं कि किसी तरीके से सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज हो, यानी कि डी एस्केलेशन की तरफ जाए ताकि फिर बातचीत जो है वो किसी तरीके से शुरू हो। अब बात यह है कि सिनारियो तो एक दो ही बनते हैं। वो सिनारियो ये है कि मेरे जहन में तो ये आता है कि अमेरिका जो है चूंकि उसके जो टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो अचीव नहीं हुए। वो तो ये समझ रहे थे कि एक हफ्ते में जो है मामला तय हो जाएगा और सब कुछ जो है उनकी फेवर में हो जाएगा। वो हुआ नहीं, बल्कि उनको खासा नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका को आपने सही कहा कि काफी उनका मटेरियल लॉस हुआ है और जो वहां पर उनके स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ है सर। जी। तो और इंटरनल प्रेशर भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बढ़ रहा है, अलाइज की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, पार्टनर जो है। नेटो इज नॉट हैप्पी एट ऑल। मुस्लिम ममालिक जो है गल्फ के, वो जो है इस सूरत से बहुत ज्यादा परेशान है। वो भी चाह रहे हैं कि किसी तक, क्योंकि डायरेक्ट नुकसान तो उनका होगा अगर ये वॉर जो है बढ़ती है। तो इसलिए ट्रंप साहब अब ये चाह रहे हैं कि एक सेफ एग्जिट मिले जिसमें वो एक विक्ट्री जो है वो क्लेम कर ले। तो ये उनकी कोशिश है, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं और उनमें कामयाबी हो रही है। सर अब ये सेफ एग्जिट अब क्या होगा? ये सेफ एग्जिट अब क्या होगा? ये सेफ एग्जिट अब क्या होगा? अब सेफ एग्जिट ये होगा कि इनको खित्ते से ही जाना पड़ेगा? नहीं, सेफ एग्जिट ये होगा कि पहले सीज फायर उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ठीक है जी, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, जो कि नहीं हो रहा। उसूलन ये होना चाहिए था कि अगर ये बातचीत इस्लामाबाद में हो रही थी तो स्पेस देनी चाहिए थी अमेरिका को। वो ये कहते हैं सदर ट्रंप साहब कि हम चूंकि अब बातचीत जो है वो स्टार्ट हो रही है, लिहाजा हम जो है इसमें टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम जो ये हमले हैं और ये जो इस किस्म की चीजें हो रही है इसमें कमी लाएंगे। ठीक है ना? वो नहीं हुआ, बल्कि वो तो चलते रहे। मतलब वो कैरेट स्टिक ज्यादा है, कैरेट कम है। और सर तो चलते ही नहीं रहे, बल्कि एक नए लेवल पर गए उन्होंने। फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और अब वो दोनों तरफ से है जी। अब बात ये है कि उसमें वो चाह ये रहे कि किसी तरीके से डिक्लेयर किया जाए कि भाई बातचीत कामयाबी की तरफ जा रही है और अब चलें, रुकते हैं इस मामले को, जो हो रहा है इसको रोकते हैं और अब हम मेज पे आते हैं। अब मसला ये कि ईरान ने जो इस वक्त पोजीशन ली हुई है वो तो बहुत ही, यानी कि जिसको मैं कहता हूं कि बड़ी ही हार्डेड पोजीशन है। वो तो उन्होंने आज फिर कहा है कि जो 15 नुकाती मंसूबा इन्होंने पेश किया है वो बिल्कुल इलॉजिकल और अनरियलिस्टिक है और अनरीजनेबल है। तो ये अभी बयान आया उनका ट्रंप साहब के बयान के बाद। तो कहने का मतलब है फिर ये किस तरह पैचअप होगा इनका। और अगर ये नहीं होता,
आइंदा चंद दिनों में। तो इसीलिए अमेरिका ने अपनी जो है वो मोबिलाइज की हुई है सारे जो मरीन्स हैं, और वो मिला जुला के तकरीबन 10,000 बन रहे हैं। ठीक सर, ये इसका मतलब है, इसका मतलब है जंग मजीद बढ़ेगी, क्योंकि आपने चाइना में सर्व किया है और 2019 तक आप चाइना में ही थे, तो वहाँ चाइनीज इस सूरत हाल को कैसे देख रहे होंगे? चाइना भी तो नहीं चाहेगा कि अमेरिका यहाँ से ब्लीड ना करे। जी, मैं उस पर आता हूँ रजा साहब। उस पर एक मुझे जुमला ये मुकम्मल करने दें कि अगर ये नहीं होता चंद दिनों के अंदर, अगर अमेरिका की परसेप्शन, ट्रंप की परसेप्शन यही होती है कि बात नहीं चल रही, ईरान नहीं मान रहा, तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका और इजराइल मिल के बहुत भारी हमला जो है ना पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ जो है ना ईरान के पकड़ेंगे, और उनकी कोशिश ये होगी कि बिल्कुल इस सिस्टम को इनके पैरालाइज कर दें। जो उन्होंने थ्रेट किया है ना कि हम ऑयल इंस्टॉलेशंस, खनन, सब चीजों को जो है बर्बाद करेंगे आपकी, वो हो सकता है। और उस सूरत में जो है वो जंग किस तरफ जाएगी इसके बारे में कुछ। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन आपको पता है कि चीन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसके पास वीटो राइट्स हैं, और चीन ये चाहता है कि उसके इंटरेस्ट है, जाहिर बात है कि हर एक का ये इंटरेस्ट है कभी ये खत्म हो और ये जंग बंद हो। चीन भी यही चाह रहा है। अब चीन का ये मसला है कि चीन खुद तो जंग में आता नहीं है, ये चीन की पॉलिसी है, वो चीन कन्फ्रंटेशन में नहीं आता, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, जहां के अमेरिका इन्वॉल्व होगा जाहिर बात है चीन वहां नहीं आएगा। लेकिन चीन ये चाहेगा, और उसने पब्लिकली भी सपोर्ट किया इस प्रोसेस को जो इस्लामाबाद में हुआ है, कि बातचीत को, और जो उसके अरब ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, इन सबको मिला जुला के, और ये जो 4 ममालिक हैं, पाकिस्तान और बाकी जो कल थे यहाँ पर, और अमेरिका को भी समझाया जाए। अब देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है वो चीन जा रहे हैं मई में, ठीक है। उससे पहले ये जो है चीन ये चाह रहा है, एक तो ये कि डार साहब ब्रीफ करेंगे कि हुआ क्या इस मीटिंग में चीन को, और उसके बाद उनसे एक किस्म की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि ये यूएन को इन्वॉल्व किया जाए और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इन्वॉल्व किया जाए। अगर न्यूक्लियर इशू ईरान का प्रॉब्लम है तो उसमें यूनाइटेड नेशंस को और सर यूएन और आईएईए तो पहले ही से इन्वॉल्व रहे इस मामले में, और कदम कदम पर कहां इन्वॉल्व है? यूएन क्या रोल प्ले कर रहा है? यूएन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। ट्रम्प साहब नहीं मानते ना उसको, वो तो ट्रम्प साहब ने उसका सत्यानाश किया हुआ है ना यूएनओ का। नहीं, वो देखिए ना, अगर आप ट्रम्प साहब को भी एग्जैक्ट इसी तरह ही मिलेगा ना कि उसकी कोई लीगल शेप होगी। अच्छा। उसको जो ईरानी सही कह रहे हैं ना कि इसको अगर हम मान भी लें कि जो कमिटमेंट्स अमेरिका दे रहा है उसको एनफोर्स कौन करेगा? एनफोर्स तो उसी वक्त होगा जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करेगी, उसमें अमेरिका की रजामंदी होगी तो रेजोल्यूशन पास होगी ना, और फिर आईएईए का रोल बनेगा। आईएईए का रोल बनता है इसमें, क्योंकि अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट उन्होंने की हुई है, कोई स्टॉक पाइल है उनके पास, तो वो सिर्फ वो एजेंसी है जो उसको वेरीफाई कर सकती है और उसको क्रॉस चेक कर सकती है। देयर इज नो अदर वन, नो अदर बॉडी, नो अदर एजेंसी। ठीक है, एक ब्रेक लेना है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिग्नेटरी है ईरान, और बल्कि उसने ये कहा है कि अगर ये जंग मजीद बढ़ी तो हम एनपीटी से बाहर निकल जाएंगे। तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे मसूद खालिद साहब कि यूएन का किरदार होना चाहिए, लेकिन यूएन को तो कभी डोनाल्ड ट्रंप कोई अहमियत ही नहीं देते, और अगर वो अहमियत देंगे और जो बात भी वहाँ पर करेंगे वो बात तो वो किसी और फोरम पर भी कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई, मसूद खालिद साहब ने फरमाया कि यूएन को कोई किरदार अदा करना पड़ेगा, आईएईए को किरदार अदा करना पड़ेगा। 2015 तक आईएईए एक्टिवली ईरान के साथ काम कर रहा था, और फिर ओबामा जब तक सदर थे, ओबामा ने एक मुआहदा भी किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर उस मुआहदे को तोड़ दिया था अमेरिका के साथ जो था, जिसमें आईएईए एक फ़रीक था। जिसके बाद आईएईए के कैमरे वहाँ से निकल गए, लेकिन कुछ उसके लोग वहाँ पर मौजूद रहे, और ईरान मुआहदे में भी है कि वो प्रोलिफरेशन नहीं करेगा। बहरहाल ये सारे फोरम्स, मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी भी फोरम को मानने के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने तो अपनी एक पीस काउंसिल बनाई हुई है। तो सर अलाउद्दीन साहब, ये जो पीस काउंसिल उन्होंने बनाई हुई है, डोनाल्ड ट्रंप को एक और डिफीट होगी कि वो पीस काउंसिल को छोड़कर दोबारा यूएन की तरफ देखेंगे, दोबारा दीगर फोरम्स की तरफ उनको जाना पड़ेगा। इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। मगर क्या वो ऐसा कर पाएंगे? जी, होता उस पर यह है कि हर सिचुएशन डिफरेंट है ना जी। इस जंग में अमेरिका खुद फरीक के तौर पर शामिल है। अमेरिका सबसे बड़ा
इस जंग के अंदर ख़ुद फरीक है और इसराइल के साथ मिलके, और उसने कोशिश की, आपने देखा उसके यूरोपियन एलाइज़ हैं, जो नेटो एलाइज़ हैं, उनमें से भी किसी ने अमेरिका की बात पर लब्बैक कहते हुए जब उन्होंने कहा कि जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने मदद दीजिए तो नहीं हुई। फिर दुनिया की तरफ से बिलखुसूस यूरोप जो कि हमेशा से अमेरिका का हमायती रहा है, उन्होंने ना सिर्फ ये कि स्पेन जैसे ममालिक ने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए और फ्रांस ने भी अमेरिका को आंखें दिखाई इस मामले में। तो ये तो डिसअपॉइंटमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए है ना। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि ना वो किसी से मशावरत करते हैं, ना किसी से कोई भी ऐसा काम करने से पहले किसी को एतमाद में लेते हैं। इवन अपनी कांग्रेस को नहीं लिया, सेनेट को नहीं लिया, अमेरिकन अवाम को नहीं पता। तो जब ये सब कुछ नहीं होगा और दुनिया का प्रेशर, चाहे जितनी मर्जी अब दुनिया की अकेली सुपर पावर हो, इतना बड़ा प्रेशर दुनिया की जब बिल्डअप आपके ऊपर होगा, आफ्टर ऑल आपको अपने कुछ ना कुछ तो अपने एलाइज को साथ मिलाना होता है। तो फिर इस तरह के हालात में अगर यूएन की अम्ब्रेला को यूज़ किया जाए और साथ ये समझा जाए कि जी मैं वहाँ से उनको यूज़ करके मुझे कुछ फेस सेविंग मिल जाएगी, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर शायद वो किसी स्टेज के ऊपर आके गौर कर ही ले। उनकी स्टेटमेंट्स, मसूद खालिद साहब ठीक कह रहे थे, उनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल लगता है फ्रस्ट्रेटेड हैं वो। अभी एक जंग शुरू कर बैठे हुए हैं, वो उससे निकलना भी चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि मसूद खालिद साहब ने अनाउंस हो जाए। तो फतह ऐसे तो अनाउंस नहीं होती, और जब चीन जैसे ममालिक या रशिया जैसे ममालिक वो भी प्रेशर डालें और पूरे का पूरा यूरोप उनको ये कह रहा है, उनके अपने पुराने एलाइज उनको ये कह रहे हैं, ख़ुद भी ये चाहते हैं, अमरीकी अवाम भी ये चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह के हालात में यूएन का फोरम यूज़ करते हुए देखें, यूएन के फोरम पे भी तो जो P5 कंट्रीज़ हैं उसमें अमेरिका खुद भी है, और वो तो ठीक है सर, वो यू टर्न तो कहीं पर भी लेना पड़े, कोई भी अमेरिका की तरफ मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न तो लेना पड़ेगा ना मुज़ाकरात के लिए। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ, मसूद खालिद साहब ने कहा कि एक बड़ा हमला अमेरिका और इसराइल प्लान कर रहे हैं कि एक ऐसा हमला किया जाए जिसमें ईरान का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर दिया जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, उसका बिजनेस सेंटर भी उसका तबाह कर दिया जाए, ऑयल की तंसीबात भी तबाह कर दी जाए, और अमेरिका कह भी रहा है कि हम ऐसा करेंगे। इस वक्त तक की जंग में, एक महीने बाद तक की जंग में, आपको ईरान कहाँ खड़ा नज़र आ रहा है? क्या वो ऐसा हमला बर्दाश्त कर लेगा और उसका जवाब क्या होगा? क्या उसकी फौजी एतबार से मुझे बताइए कि उसकी ताकत में कमी नज़र आ रही है या इजाफा होता नज़र आ रहा है? देखिए जी, ईरान की मेजर इन्हिसार तो अभी तक मिसाइल्स पे है। मिसाइल्स का अभी तो स्टॉक पाइल होगा ना, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन अब एक महीने से मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका ज़ख़ीरा भी तो कम ही हो रहा है दिन ब दिन। इसके अलावा फ़िलहाल तो ईरान के पास और कोई मौसर हथियार अमेरिका और इसराइल को काउंटर करने के लिए इस वक्त नहीं है, जबकि ज़मीनी जंग नहीं हो रही। ईरानी एयरफोर्स ना होने के बराबर है, नेवी ना होने से कोरे के बराबर है। तो इसराइल और अमेरिका को खुली छुट्टी मिली है, जहाँ पर जाते हैं वो एरियल बॉम्बिंग करके जहाँ तक नुकसान का पूछा है, ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर नहीं आती, उनकी स्टील इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बहुत मुतासर हुआ है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ है, उनकी ऑयल तनसीबात पर भी अमेरिका ने, आपको याद हो 28 मार्च को लास्ट वीक उन्होंने 2-3 हमले किए थे काफ़ी स्वेर किस्म के। नुकसान तो ईरान का बहुत हुआ है। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि इस तरह के मज़ीद एक भरपूर हमले करेंगे, मसूद साहब ने ठीक कहा, उन हमलों को ईरान के लिए बर्दाश्त करना डेफिनेटली, ईरान को फ़तह तो नहीं ये कर सकते, लेकिन किस हद तक आप इस तरह के नुकसानात को बर्दाश्त कर सकते हैं जब आपके तवानाई भी तनसीबात तबाह हो जाएँ, पानी ना मिले, बिजली ना आए, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाए। 10 करोड़ का मुल्क है, बर्दाश्त करना तो मुश्किल होता है। लेकिन डेफिनेटली अगर अमेरिका ये चाहेगा कि अपने वो अल्टीमेट अहदाफ हासिल करे, उसके लिए जैसे ख़बरें आ रही हैं कुछ मैरीन को या ग्राउंड फोर्सेस को भी वो बिल्डअप कर रहे हैं, वो एक डिफ़िकल्ट टाइम होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो अभी तक काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। आल्दो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें तबाह किया, उनकी लीडरशिप को, कमांड स्ट्रक्चर को उन्होंने काफ़ी हद तक डैमेज किया है, लेकिन इतने डीप रूटेड सिस्टम लास्ट 47 ईयर से कि उनको डिसमेंटल करना इतना आसान नहीं है। जहाँ तक ईरान का तल्लुक़, ईरान के पास यही एक ऑप्शन है कि वो मिसाइल्स टैक्टफुली यूज़ करें, मज़ीद इसराइल को टारगेट करें और साथ ही साथ अपने ग्राउंड फोर्सेस को इंटैक्ट रखें। लेकिन जो ईरान का ओवरऑल नुकसान अभी हो चुका है, जाएगा आइंदा जाके हो सकता है, वो शायद मेरा नहीं ख्याल के बर्दाश्त करना आसान होता है। ठीक हो गया। बट
हम जो बातचीत कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो लोग होते हैं ना जी, उनके लिए यू टर्न कोई नई चीज़ नहीं होती। ये पॉपुलिस्ट ऐसे होते हैं, सुबह कुछ शाम को कुछ, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई तोसी, कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई बयानी है ये घड़ लेते हैं। वो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा ख्याल है कि ईरान का जो बहुत सख्त स्टांस है, ये दुनिया को बताने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बिहाइंड द कर्टन चीज़ें चल रही होती हैं, बताने के लिए कुछ और होता है, अंडर प्रेशर करने के लिए कुछ और चीज़ें होती हैं। मेरा अपना आई स्टिल पर्सनली फील कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं डिप्लोमेटिकली बैक चैनल से कि शायद हमें कुछ दिनों में शायद इसमें कोई बेहतरी देखने को मिले, क्योंकि इंसान को उम्मीद तो बहरहाल हर वक्त रखनी चाहिए। सर उम्मीद तो हमें वीकेंड पर ही बहुत ज़्यादा थी, हम तो बहुत खुश हो रहे थे कि जी डॉलर पेट्रोल जो है वो 200 से ऊपर नहीं जाएगा। बहरहाल जहाँ तक जंग आ गई है मसूद खालिद साहब, अब अगर ईरान का बहुत नुकसान हुआ है और नुकसान पहुँचा दे, तहस नहस कर दे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके शहरी आबादियों को तबाह कर दे, क्या इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सेव कर लेगा अमेरिका, बाबुल मंदब को सेव कर लेगा, जो इसकी प्रॉक्सीज लड़ रही हैं लबनान में, हिजबुल्लाह है, दीगर हैं, उनको कंट्रोल कर लेगा, ये तमाम मसला जो है वो समेट लेगा और ये जल्दी हो जाएगा, इसमें कई साल नहीं लगेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारी चीज जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, अनविल्डी हो जाएगी। लेकिन अगर इस किस्म का भारी हमला होता है ईरान के ऊपर, तो ये कि ईरान में नुकसान तो अपनी जगह पर होगा, लेकिन ईरान इराक की तरह बन जाएगा, जैसे इराक की इस वक्त सिचुएशन है कि बटा हुआ है और वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है अभी भी, और मतलब ये कि इंतशार की कैफियत जो है, और पहले भी हुआ मगर सर सॉरी आपके पीछे मुखिल हो रहा हूँ, इराक के अंदर तो शिया आबादी भी है, सुन्नी आबादी भी है, कुर्द आबादी भी है और कई कौमें वहाँ पर रहती हैं, और जिस इलाके में जो जहाँ पर ज़्यादा आबादी है जिस कम्युनिटी की, वहाँ पर वो पावर में है, तो यहाँ पर ईरान में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो पावर इक्वेशन इराक में पहले भी सद्दाम हुसैन साहब सुन्नी थे ना जी, तो बात क्या है, तो देखिए वो मैं कह रहा हूँ कि सीरिया को भी इसी तरह यही सूरत हाल का सामना है, लेबनान में अब यही हो रहा है, ये पॉसिबल है, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इस वक्त भी लगता ये है कि ट्रंप साहब की ख्वाहिश है कि कोई किसी तरीके से यानी कि कोई निजात दहिंदा आ जाए, क्योंकि बुरी तरह वो फंस चुके हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा फार्मूला बन जाए जहां इज्जत भी रह जाए और हम निकल भी आए, क्योंकि देखिए इसका बैकलैश अमेरिका में बहुत ज्यादा होगा। ये अगर अच्छा, एक बड़ी जो मुसीबत है ना, एक बड़ी प्रॉब्लम है ट्रंप साहब के साथ, अगर उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होती और देखा होता कि ईरान का रिएक्शन जो है वो इतना सख्त होगा और ये पॉसिबल नहीं है जो वो सोच के अंदर गए, उन्होंने सोचा वजह कुछ नहीं, उनको इजराइल ने क्या कहते हैं पुश किया और वो इजराइल के कहने पे हमला उन्होंने कर दिया। तो अभी कौन उनको रोकता है कि अगर वो इस कल को ये डिसाइड करते हैं कि नहीं एक भारी हमला जो है अब ईरान के ऊपर किया जाए ताकि इस गेम को खत्म किया जाए, तो बगैर सोचे समझे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हुतीस क्या करेंगे, बाबुल मंदब में क्या होगा, हुर्मुज़ खुलेगी नहीं, वो ये कर सकते हैं, मतलब इट इज पॉसिबल ही कैन डू दैट। तो मतलब वहां सोच समझ का जो है ना कोई इतना वो नहीं है, लेकिन साथ साथ प्रेशर चल रहा है। अब इसलिए प्रेशर में वो आ रहे हैं, और वो देखिए ना, अगर खुदा ना खासा ये जो मेरीन्स को इन्होंने फर्स्ट कीजिए कहते हैं कि ग्राउंड लैंडिंग करें, तो मेरीन्स तो मारे जाएंगे और उनकी लाशें तो आएंगी अच्छे खासे नंबर में, और जब वो आनी शुरू होंगी तो अमेरिका में प्रेशर और बढ़ेगा। कल जिस तरह वहां मुजाहरे हुए हैं, ठीक है जी, और इनकी पॉपुलैरिटी लेवल जो है बहुत नीचे है, 36% है ट्रंप साहब का। उसके बाद इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं है वहां जो है इनके साथ, वो कहता है कि इस किस्म की वॉर्स का कोई फायदा नहीं है। हाँ, रूबियो साहब जो है वो अभी सजा देना चाहते हैं ईरान को, लेकिन फांस साहब जो है वो नहीं चाहते कि तवालत पकड़े। अच्छा, उसके बाद फिर नवंबर में इनके मिड टर्म इलेक्शन है, कांग्रेस में सारे डेमोक्रेट जो है इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि इनकी इम्पीचमेंट होनी चाहिए और इनको कांग्रेस में लाना चाहिए। तो इन्होंने हर चीज को इग्नोर किया, इन्होंने हर चीज को बाईपास किया, ये इंस्टीट्यूशंस का कोई इनको ख्याल नहीं है, ये बस अपने जहन में जो आता है, और 24 घंटे 12 घंटे के बाद इनकी पॉलिसी चेंज होती है। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि सर जो आपके साथ गुफ्तगू हो रही है कल शायद किसी और सिनेरियो पे गुफ्तगू हो रही हो। तो मेरा मतलब कि सिनेरियो जो है बड़े यानी कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, मैं आई एग्री विद दैट, उम्मीद इसलिए रखनी चाहिए कि जो गल्फ कंट्रीज का प्रेशर अमेरिका के ऊपर वो भी खासा है। देखिए ना, वो सारे के सारे जद में आएंगे अगर ये और वो अपने वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है ईरान के खिलाफ। सर एक ब्रेक मुझे लेना है, आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की हैं और उस ब्रेक के बाद करते हैं गल्फ कंट्रीज।
अब मेरा अपना जो नज़रिया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपसे सीखने की कोशिश करता हूँ। गल्फ़ कंट्रीज़ का शायद ट्रंप को अब कोई ख्याल नहीं है, उन्होंने उनको अबेंडेंट छोड़ दिया है। सऊदिया जो है वो यूक्रेनियों से मदद मांग रहा है, यूएई ऑस्ट्रेलिया से मदद मांग रहा है, तो इनका कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं है। दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि ट्रंप जो है वो उसके पास कोई प्लान नहीं है, वो सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं है। सर, अगर जब उसको मुज़ाकरात की इतनी जल्दी थी, तो जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो फिर नए हमले नहीं करने चाहिए। तरीक़ाकार यही है दुनिया में कि जब मुज़ाकरात करने होते तो फिर हमले नहीं किए जाते। लेकिन उसने मेज़ तो सजवाई मुज़ाकरात की, लेकिन मज़ीद शदीद हमले किए ईरान के ऊपर। तो वो मुज़ाकरात चाहता नहीं है। हम पता नहीं क्यों समझ रहे कि वो मुज़ाकरात चाहता है। एक ब्रेक के बाद मैं समझने की कोशिश करूँगा आपसे। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, ज़रा वक्त का हमें प्रिसाइज सा जवाब दीजिएगा मुझे। ट्रंप जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन जंग बंदी की कोशिशें होती हैं तो मज़ीद हमले तेज़ कर देते हैं। वो कैसे चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों या जंग बंदी हो? लगता है वो नहीं चाहते। देखिए जी, मैं नहीं समझता कि वो नहीं चाहते जंग बंदी। वो चाहते हैं, उनकी बातों से ये लगता है, और वो हम साफ नज़र आ रहा है फ्रस्ट्रेटेड है, उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं। लेकिन जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका सोचने का लेवल डिफरेंट है, उनकी बसीरत शायद आम लोगों से मुख्तलिफ है। बसीरत का उसको नाम भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बगैर सोचे समझे अब ऐसी बातें कर लेंगे तो फिर आप आफ्टर ऑल आप अमेरिका के सदर हैं, पूरी दुनिया को आपने फेस करना चाहते तो वो बिल्कुल है। लेकिन साथ ही साथ जो कि मैं जंग शुरू होने से पहले इतने बड़े बड़े दावे किए हुए थे, अभी वो फेस सेविंग भी चाहते हैं। ये टोटल अब मेरे नज़दीक ये गेम यहाँ तक आके अभी रुकी हुई है कि चाहते भी हैं और साथ फतह का ऐलान भी करना चाहते हैं, फतह हासिल भी नहीं हुई। ये टोटल कन्फ्यूजन है इस पूरे गेम में, पूरे जंग में, पूरे खेल में। सबसे बड़ा स्पॉयलर इसराइल है, उसी का किया धरा है। वो चूँकि सबसे रिलैक्स है, रीज़न बीइंग कि उसके साथ ना कोई बातचीत कर रहा है, ना कोई बातचीत उससे करना चाहता है, और वो नहीं चाहते कि जंग बंद हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी जंग और चले ताकि ईरान का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। मेरा ख्याल है कि जब कोई किसी हवाले से एग्जिट चाह रहा हो, कोई फेस सेविंग चाह रहा हो, तो उसको देनी चाहिए। ईरान को भी थोड़ा बहुत लचक का मुजाहरा करना चाहिए। ईरान के जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स में कुछ ऐसी बातें हैं, अमेरिका के पॉइंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ईजिली बातचीत के बाद सर वो तो जब मेज पर बैठेंगे तब ना, अभी तो सिर्फ शराइत एक्सचेंज किए, वही बेस बनेगा आगे चल के। वो एक दूसरे के साथ बात करने को अभी तक तैयार ही नहीं है। सर, मसूद कानी साहब, दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, ये बात तो अपनी जगह। अभी तक की गुफ्तगू का खुलासा अगर समझें हम, और जो लोग बात करें कि ट्रंप एक नीम पागल आदमी है, सोचे समझे बगैर वो फैसले करते हैं, बार बार यू टर्न लेते हैं, एक कन्फ्यूज़ आदमी है। एक ऐसा आदमी जो कन्फ्यूज़ हो, जो इसराइल के हाथों में खिलौना बन जाता हो, एप्स्टीन फाइल्स का जो है वो मरकज़ी किरदार हो, ऐसा आदमी अमेरिका जैसे मुल्क का सदर बन सकता है, और हम इसको इतना ही सिंपल समझें? देखिए, बात यह जी कि मैं आई एग्री विद ब्रिगेडियर साहब। पहली बात यह है कि ईरान को भी अपने रवैये में लचक लानी चाहिए। देखिए, बातचीत तो पहले भी कुछ डायरेक्ट मुज़ाकरात तो अमेरिका और ईरान के नहीं हो रहे थे, इनडायरेक्ट हो रहे थे। जब लास्ट जितने भी उनके साथ राउंड्स हुए, उसमें ओमान वाज द इंटरमीडिएट फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम, तो वो डायरेक्ट तो सामने आमने तो नहीं होते। इसी तरह होंगे मुज़ाकरात। तो ये अभी प्रीमेच्योर है ये कहना कि वो मुज़ाकरात पे तैयार नहीं होंगे, नंबर वन। दूसरी बात ये कि बिल्कुल ईरान को भी ये शो करना चाहिए, और वो चाह भी ये रहे ट्रंप साहब, इसी तरीके से ईरान ये कह दे कि जी अब हम इनमें से कुछ रुकावट जो है इसमें बात हो सकती है और हम बातचीत करने के लिए तैयार। ये होगा, वो कहेंगे देखिए मेरी तो देखना फतह हो गई और बस ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं, आए हम बैठे हैं और हम मुज़ाकरात करते हैं। वो निकलना चाह रहे हैं, वो फंसे हुए बुरी तरह। दूसरी बात, आपने गल्फ कंट्रीज की गई थी, मैं माजरत के साथ थोड़ा सा इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। बात यह है कि अमेरिका की वहां पर गल्फ कंट्रीज में बहुत इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में, ऑयल इंडस्ट्री में। देखिए, वो अमेरिका के तो लॉन्ग टर्म स्टेक्स हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकलेगा नहीं, चाहे जितनी बड़ी उसको हजीमत उठानी पड़े, वो इसको वहां वो रहेगा। उसके लिए सऊदी अरब बहुत अहम है, उसके लिए यूएई बहुत अहम है, बहरीन बहुत अहम है। वो चाइना को भी कंटेन करना चाह रहे हैं। अगर वो वहां से निकल जाएं और उन्होंने अबांडन कर दिया तो वो तो फिर यानी कि चीन को इंटरेस्ट मिलती है वो अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट बनाने, तो वो तो नहीं करने देंगे ना। तो मेरा मतलब कि गल्फ में इनके बहुत स्टेक्स हैं और वो इस तरह अबांडन नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि वो यूक्रेन से ले रहे हैं, ये तो हर कौम करती है, इसमें ये मतलब नहीं है कि वो अमेरिका से सऊदी अरब चीजें नहीं लेगा। सर, कहने का मतलब ये कि सऊदिया को, यूएई को, कतर को, कुवैत को अमेरिका जो गारंटी फराहम करता था सिक्योरिटी की, उसमें वो नाकाम हो गया है।
नहीं, वो देखिए वो नाकाम हो गया, ये अभी प्रीमेच्योर है ना सारी चीज, नाकाम हो गया, यस आई एग्री विद यू, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो उसको स्क्रैप करके जा रहा है उनके साथ, जो है वो अमेरिका विड्रॉ तो नहीं कर रहा, रिट्रीट तो नहीं कर रहा, हो सकता है वो एक रिन्यूड कमिटमेंट के साथ आए। तो अभी ये चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं है और ये हो भी नहीं सकती इस वक्त क्लियर। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने अबंडन कर दिया वहां से निकल जाएगा, ये सऊदी अरब जो है वो चीन के साथ मिल जाएगा, नो, इस किस्म के कंक्लूजन्स हम नहीं ड्रॉ कर सकते अभी इस कॉन्फ्लिक्ट पे। अभी वी आर इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हो रही है और वॉर की अपनी डायनेमिक्स होती है, उसमें हर रोज हर घंटे के बाद सिचुएशन चेंज हो रही है। अभी मसलन ईरान की तरफ से ये तुर्की ने ये कहा है कि उन्होंने एक शायद मिसाइल या फेंका है उसकी तरफ, तुर्की की तरफ, जो तुर्की ने उसको काउंटर कर लिया, उसको गिरा लिया है शायद। अब देखे ना, अब इस तरह की जो चीज हो रही है, तुर्की हमारे साथ कल यहाँ बैठा हुआ था इस्लामाबाद में, अब उसके ऊपर ईरान की तरफ से अगर कोई मिसाइल जा रहा है, अब ये वो इसको डिनाई किया जाता है दोनों तरफ से कि हमने नहीं छोड़ा और उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि पता लग जाता है कि कहां से आ रहा है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये ईरान को भी मेरा ख्याल है मोहतात रवैया जो है अपनाना चाहिए। ये इस तरह की जो है बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए ना एग्रेसिवनेस, ये शायद काम ना आए। ठीक है सर, एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हो सकता है कि अमेरिका के बड़े स्टेक हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका यहाँ से ना जाना चाहे, कभी ना जाना चाहे, लेकिन ऐसा अमेरिका जो अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता और उनसे सैकड़ों अरब डॉलर की मंसूबे लेता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है सिक्योरिटी के, तो ऐसा अमेरिका फिर मिडिल ईस्ट के ममालिक के किस काम आएगा। ये एक पॉइंट था जो आज डिस्कस हुआ, दीगर पॉइंट्स के साथ साथ आने वाले वक्त में फिर इस पर भी बात करेंगे तफसील से। बहरहाल ये जंग ख़तरनाक मोड़ में, हम जब बात करते हैं ऐसे लगता है कि मज़ीद ख़तरनाक होती चली जा रही है और वाकई मज़ीद ख़तरनाक हो गई है। ये एक स्टेप और आगे चली गई है, अब सिविलियन आबादियों को और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है बग़ैर किसी तमीज़ के। ये बहुत ख़तरनाक बात है। देखते हैं कि ये जंग आगे क्या रुख इख्तियार करती है। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब से, मसूद खालिद साहब से, आप साबिक़ सीनियर सफारतकार हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड शमरी सालिक साहब से, और हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।